तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे, बेहतर होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये बच्चों चैप्टर अपने आप में बहुत खास है। चौथा चैप्टर है, 15 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं और जितने भी अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं एक अच्छा खासा टॉपिक हर एक चैप्टर में है। और इसके बाद प्यारे बच्चों 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वें चैप्टर, 8वें चैप्टर, इनमें थोड़ा सा वक्त इन चैप्टर के मुकाबले कम लगेगा, ठीक है? क्योंकि पहला चैप्टर भी बेसिक होता है, बच्चों को शुरुआती दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट बताने होते हैं, एक एक छोटी छोटी परिभाषाएं समझनी होती हैं, तो समझाने वाले को और समझने वाले को दोनों ही तरफ से थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और उस चीज को समझने में धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो रफ्तार अपने आप बढ़ती जाती है। वही चीज प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 में कल मैंने कहा था आप सभी को कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था एक परिमित लंबाई के अर्थात जिसकी लंबाई मापी जा सके, परिमित लंबाई के धारावाही, ऋजुरेखीय धारावाही, अर्थात सीधा तार होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो परिमित लंबाई अर्थात जिसकी लंबाई मापी जा सके, एक लेंथ फिक्स कर लेंगे। तो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका व्यंजक हम लोगों ने प्रूफ किया था, डेरिवेशन ज्ञात किया था, ठीक है? इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक छोटा सा, जब पूरा डेरिवेशन हो गया था तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप सभी के बीच रखा था। वो क्वेश्चन दरअसल में बच्चों एक नया अनुप्रयोग है, बायो-सेवर्ट नियम का कह लो, एम्पियर के परिपथीय नियम का कह लो, जिससे भी कह लो। तो बच्चों हम उसकी सहायता से भी, हम बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से भी वो ज्ञात कर सकते हैं जो कि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास भी बहुत शानदार रहने वाली है। देखो बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर कल वाला होमवर्क बता दीजिए। तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। सर इंग्लिश लिख देते, इंग्लिश तो लिखते हैं भाई, कल मैंने हेडिंग में तो इंग्लिश लिखी थी, है ना? दिल से, दिल की गहराई से सादर प्रणाम भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। चले बच्चों आगे बढ़े। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, ओके चले बच्चों, तो क्लास की शुरुआत करें। एम्पियर का परिपथीय नियम आज समझाएंगे आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ भी आपको समझाएंगे और साथ साथ में जो कल का होमवर्क है पहले उसे हम करवाएंगे, ठीक है? तो चलें बच्चा लोग कंटिन्यू करें अपनी यात्रा को। तो अनंत लंबाई के, हमने क्या आप लोगों को दिया था, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। क्या दिया था आप लोगों को होमवर्क में? हमने कहा था कि अनंत लंबाई के, अब परिमित लंबाई नहीं है बच्चों, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों? ये अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा बच्चों, एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग करके जल्दी से बताइएगा कि ये कौन सा अनुप्रयोग होगा। अगर बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से मैं इसे डेराइव करूं, इसका डेरिवेशन करूं, तो ये बायो-सेवर्ट नियम का कौन सा अनुप्रयोग होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। कल मैंने आप लोगों को जो डेरिवेशन कराया था वो परिमित लंबाई का था, जो होमवर्क दिया था। बच्चा आप लास्ट तक तो जुड़े नहीं होंगे तभी ऐसा कमेंट आ रहा है ना? तो मैंने कहा था जो होमवर्क में अनंत, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय अनंत लंबाई लिखा था, ठीक है? तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा अनुप्रयोग? 6वां लिख रहे हैं जी हाँ। वैसे 6 अनुप्रयोग नहीं है बच्चों, आपकी किताब में 3 का जिक्र होगा, वो मैंने 6 बना दिए। सही बताऊं तो सर आप ज्यादा ही कुछ पढ़ाएंगे, जहां जरूरत बच्चों हो वहां ज्यादा भी पढ़ना उचित है। 3 ही अनुप्रयोग आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा,
परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र। और चौथा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक जो मैंने ये बताया वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और जो ये बताने जा रहा हूं अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब वे क्वेश्चन हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन और साथ ही साथ ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। इसलिए मैंने वो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में जोड़ करके रखा ताकि कभी भी आपको यह समस्या ना हो कि ये बायो-सेवर्ट नियम से बना है या किससे बने ये सूत्र। इसलिए मैंने इनके अनुप्रयोगों में ही इन्हें जोड़ करके रखा। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में इन चीजों को भी शामिल कर दिया कि ये भैया जो डेरिवेशन है ये बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग ही है। ठीक है, इस वजह से चले बच्चों। सर जी 3 दिनों से लाइट नहीं, हाँ बहुत जगह आंधी तूफान की वजह से लाइट तो नहीं है, बहुत जगह समस्या है पढ़ने में, कोई बात नहीं। हाँ खाएंगे भाई, पूरी सब्जी खाएंगे, मम्मी की हाथ की पूरी सब्जी कौन नहीं खाएगा। माता जी को प्रणाम, आशीर्वाद दें। खाना क्यों नहीं खाएंगे, इतने प्यार से पूछा जाएगा खाएंगे क्यों नहीं, बताइए बच्चों। तो अच्छा लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऋजुरेखीय अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लीनियर करंट कैरिंग वायर, चलो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके निकट, तो नियर ऑफ लीनियर करंट कैरिंग वायर, लिख लीजिए ये हेडिंग। ये भी बच्चों एक डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप 2 नंबर में भी कर सकते हो, 5 अंक का पूछा जाएगा तो 5 अंक के लिए करोगे। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करेंगे कि इसका डेरिवेशन होगा कैसे। अनंत लंबाई के कारण पूछा है, अनंत लंबाई के कारण, बड़ा समस्या वाली बात है, कोई बात नहीं। सबसे पहले माना फलाना धमाका तो बाद में लिखा जाएगा, तो पहले तो माना ही जाएगा, तो क्या माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, ये बड़ी समस्या है। उसके लिए बच्चों हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बच्चों अनंत लंबाई का, ये क्या है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक है। कहां सर अनंत लंबाई का धारावाही तार है, अनंत लंबाई का कहां है, अभी देखो अनंत लंबाई का है ये बच्चों, इसके ऊपर हम डॉट 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 डॉट, ये लो, या कैसा हो गया, अब तो अनंत लंबाई का लग रहा है। अनंत लंबाई मतलब लंबाई निश्चित नहीं है कितनी दूर तक है, और इसके मध्य बिंदु या कहीं से भी बिंदु ले लो, मान लो यहां से ले रहे हैं, ओ है, और इससे ए दूरी पर कोई निकट, इस तार के निकट कोई बिंदु P है, इसमें बच्चों I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बच्चों। हम लोगों ने परिमित लंबाई के कारण, ठीक है, तार की परिमित लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताया है, जिसका डेरिवेशन आप सभी को कल सिखाया गया था और बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर माना फलाना धमाका थोड़ी बात लिख देंगे कि माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार, अनंत लंबाई का धारावाही तार, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है, जिसमें तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। वेरी गुड सर, कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिख दी जा रही है, प्रवाहित हो रही है, सही है कि नहीं। इसमें बच्चों I एम्पियर की तो धारा प्रवाहित हो रही है। तार के निकट बिंदु P पर, तार से A दूरी पर, तार के निकट A दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह भी बात लिख दो, तार से A दूरी पर, तार से A दूरी पर बिंदु P पर, अरे निकट लिखो या कैसे भी, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बताओ बच्चों,
अब ये कैसे लगाया जाएगा, सभी लोग बेचैन होंगे, कैसे हम करें इस डेरिवेशन को, कुछ तो सोचो, है ना, कुछ तो सोचो भाई। तब हम एम्पियर के परिपति नियम आज समझाएंगे। पहले इस डेरिवेशन को आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? सर जी कल है क्लास नहीं कर पाए थे कि मेरा दोस्त आ गया था, लैपटॉप चलाने के सीखने में टाइम चला गया। ओह क्या गड़बड़ हो गया, क्या काम, तुम लोग लैपटॉप चलाना सीख रहे थे? आरसीबी विन, हाँ आरसीबी तो कल जीत गई है ना, लेकिन दूसरी टीम हार गई। इमोशंस दूसरी टीम के लोगों का कहीं ना कहीं दुख हुआ, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद आरसीबी जीती, क्योंकि वहाँ एक टीम मेंबर जो सबसे ऑनेस्ट, विराट कोहली, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनकी पूरी दुनिया फैन है, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान जो कि एक टीम के साथ ही लगा हुआ था, कभी टीम अपनी बदली नहीं, टीम कभी छोड़ी नहीं, और सारे वर्ल्ड कप में रहे हैं इंडिया के साथ में, बस एक ये ट्रॉफी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। 17 साल हो गए थे, या 18वां साल था, और उनकी जर्सी का नंबर भी बच्चों 1+8 है। 1+ मतलब 18 है, 18, और ये 18 जो होता है ना बच्चों, 1+8 अगर जोड़ेंगे तो ये 9 नंबर आता है। और इस वर्ष जो वर्ष चल रहा है 2025, इसको जोड़ोगे तो 5 2 7 2 9 आता है। और कल जो डेट थी बच्चों वो 3/6/2025 थी, ये भी आप जोड़ोगे तो 18 ही आएगा। 3/0/6/2/0/2/5 18 आएगा, और 8/1/9 आएगा। अब ये मैं ये नहीं कहना कि सर ये रील्स में कहीं पर कोई बताएगा, रील्स वालों ने 18 नंबर जर्सी और ये 3/6/2025 18 नंबर इसको बताया हुआ है, कहीं भी आप देखेंगे। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में, क्योंकि मैं अपने रूम पे भी ये चीज़ लिखता हूँ, 9 और 9 नंबर, ये 9 नंबर कल मैंने जब इसे मैच कराया था तो बच्चों 369 रूल जो है अपनी फिजिक्स के, जो कि मेरे सबसे मतलब फिजिक्स में अगर कोई मेरा आइडियल है तो वो निकोला टेस्ला जी हैं, जिनकी बायोग्राफी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और दूसरे फिर न्यूटन सर आते हैं, फिर अपने स्टेप बाय स्टेप जिनसे जो जो कुछ सीखा। लेकिन निकोला टेस्ला जी ने 369 रूल को मैथमेटिकली प्रूफ किया है, और ये जो 369 नंबर होते हैं ये किसी भी इंसान के अगर जीवन में होते हैं तो काफी लकी नंबर माने जाते हैं, क्योंकि इनका आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। पूरा यूनिवर्सल जो नंबर है, यूनिवर्स का सबसे लकी नंबर वो 9 नंबर होता है, सबसे लकी नंबर वो 9 नंबर ही होता है। और मेरी भी बच्चों डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी ऐड काउंट करने पर 9 नंबर ही आता है, 369 में ही। मेरे मोबाइल नंबर ऐड करने पर 369 नंबर में आता है, मेरे आधार नंबर को ऐड करने में 369 नंबर में ही आता है, मतलब 3, 6 या 9 नंबर में ही कोई नंबर होता है। हालांकि ये चीजें आप जब देखने लगते हो तो आपको वो नंबर दिखने लगते हैं, लेकिन वास्तव में 369 रूल का कहता क्या है, जब आप किसी चीज को मेडिटेशन में लाते हो, मान लो किसी चीज को ध्यान करते हो, तो आप उसे 3 टाइम अगर याद कर रहे हो, 6 टाइम आप उसे याद कर रहे हो, 9 टाइम आप उसे बोल रहे हो कि मैं टॉपर बनने वाला हूं, या मैं टॉपर के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं, ये 9 बार आप अपने मन ही मन मेडिटेशन के टाइम बोल रहे हैं, अर्थात बच्चों ध्यान के समय बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कॉपी में। किसी चीज को 9 बार लिखना, 3 बार लिखना या 6 बार लिखना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और ये बताया निकोला टेस्ला जी ने। अगर बच्चों ऐसी कोई वैसी बात होती इधर उधर की टेक्नोलॉजी, तो मैं ये चर्चा बिल्कुल भी ना करता। हमारे फिजिक्स के ही साइंटिस्ट सर निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने विद्युत जनरेटर बनाया, जिसकी वजह से आज एसी करंट की मदद से आप हमें भी देख पा रहे हो, मोबाइल चार्ज हुआ होगा, उन्हीं की देन है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी चर्चा की है ये 369 रूल की, और ये 369 रूल को मैं किसी दिन वृहद स्तर पे बता दूंगा। बट वास्तव में ये पूरे यूनिवर्स का होल नंबर है। 9 नंबर जो है बच्चों एग्जिस्ट करता है हमारे, इसमें सारे नंबर जाके मिल जाते हैं। 0 कोई नंबर वैसे होता ही नहीं है, 0 कोई नंबर नहीं है। ये 0 9 नंबर के इक्वल होता है, 9 नंबर इज इक्वल टू 0 नंबर। और 0 बच्चों जो है वो पूरे यूनिवर्स को, पूरे 9 नंबर जो है वो पूरे यूनिवर्स को बताता है। ये चीज आप लोग समझेंगे कभी, जैसे कोई भी चीज होगी ना जो चमत्कारी रूप में आपको देखने को मिलती है प्रकृति में। कई बार देखा होगा जानवरों में जो बच्चे होते हैं वो भी 3 महीने में होते हैं, किसी किसी जानवर के बच्चे 6 महीने में होते हैं, किसी किसी जो पक्षी अंडे देते हैं वो 15 दिन में देते हैं। हम मनुष्यों में क्या होता है कि 9 महीने में बच्चा होता है। तो ये 9, या फिर कह दो कि सर 9 महीने एग्जैक्ट तो नहीं, कहीं कहीं बोला जाता है कि 9 महीने 10 दिन लगे, 9 महीने 15 दिन लगे, 9 महीने या 9 महीने से कम समय लगा। तो आज की बच्चों जो नॉर्मल डिलीवरी केसेस हैं उनमें बदल दिया गया बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से। पहले डिलीवरी हो जाती है कुछ कारण कुछ भी है ना, ऑपरेशंस की वजह से। बाकी अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और प्रॉपर किया जाए तो वो 9 महीने, अगर 15 दिन हो रहे हैं तो 5 1 6 और 9 वो जोड़ करके बच्चों 369 में ही कहीं ना कहीं मर्ज होगा। ये बहुत बड़ी रिसर्च बताती है, बहुत बड़ी रिसर्च बताती है। ठीक है, 9 ग्रह आखिर क्यों प्लूटो को फिर 8 ग्रह और फिर एक सूर्य मिलाकर के एक सौर मंडल बना, जो कि जिसमें से 9 ही लोग आए। तो बहुत सारी चीजें बताती हैं 369 को, जिन्होंने निकोला टेस्ला सर ने मैथमेटिकली प्रूफ करके गए हैं वो, कि ये जो 369 रूल है ये अपने आप में एक अनोखा है, और ये जिसकी लाइफ में रहते हैं वो कुछ ना कुछ चमत्कारी तरीके से कुछ पेश आते हैं, या उनमें कुछ ऐसे क्वालिटीज होती हैं जो पूरे यूनिवर्स को उनको समझ में आती हैं। यूनिवर्स की ये वाइब्रेशन है एक तरह से।
यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस है वो इन नंबर्स में कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, समझ गए? अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बहुत देर हो जाएगी ना, आगे जो हमें पढ़ना है। तो बच्चों इस वजह से अच्छा लगा था, कल का मैच भी बड़ा रोमांचक था। फिलहाल हम भी थोड़ा सा जो है हमारी संवेदनाएं जो थी आरसीबी फैंस की तरफ, तो आरसीबी को तो पसंद करने वाले थे ही, है ना, विराट कोहली जी को, और फिर उनकी जो इस टाइम पत्नी है ना, अरे भाई अनुष्का शर्मा जी, और उन दोनों लोगों के जो आपस में एक बॉन्ड है आज वर्ल्ड के लिए बड़ा मैसेज देती हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख करके। और उधर श्रेयस अय्यर जी निराश थे, मेरे लिए तो दोनों टीमों की शुभकामनाएं थी, आरसीबी जीती, बहुत खुशी हुई। छोड़ो, अब बात करेंगे बच्चों, हम लोग बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं तो बोल देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगा होगा उनको, है ना। बाकी अभी आते हैं टॉपिक पर। अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण इसमें आई एम्पीयर की धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसके निकट बच्चों किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बड़ा आसान होगा अगर आपको वो सूत्र पता है जो मैंने कल डेरिवेशन कराया था। कल मैंने बच्चों बताया था कि परिमित लंबाई के कारण, तो यहां पर आप इस बात का जिक्र करोगे कि हम जानते हैं परिमित लंबाई के कारण, हम जानते हैं परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते हैं परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कितने लोग बता पाएंगे, पता नहीं कितने लोग बता पाएंगे। B इज इक्वल टू बच्चों आप लोगों ने कल वैल्यू प्राप्त की थी म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में A, और ब्रैकेट में बच्चों एक था साइन के रूप में, एक था कॉस के रूप में। यहां पर अगर मैं कॉस वाला फार्मूला लिखूं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कोई दिक्कत? आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो, या बच्चों आपकी परमिशन हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके पहले जो प्राप्त हुआ था वो लिख दूं, बीटा बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में A, और यहां पर हो जाएगा साइन फाई 1 और प्लस में साइन फाई 2, प्लस में साइन फाई 2। सिंपल है। अब आप फार्मूला चाहे इन दोनों में जो भी लगाओ, बस आपको अल्फा और बीटा के कोण के मान पता हो, फाई 1 और फाई 2 का मान पता हो। बच्चों आप ही बताओ, अगर ये अनंत लंबाई का है, ठीक है, ये अनंत लंबाई का चालक है बच्चों, अनंत लंबाई का, अगर यहां पर अनंत सोचो बहुत ऊपर होगा, अरे पता नहीं कहां अनंत होगा। अब इससे अगर अनंत ना होता तो हम यहां पर मिला देते, अनंत लंबाई का है तो ये ले जाओगे दूर, ऊपर तक ले जाओगे, पता नहीं कहां तक ले जाओगे, पता नहीं कहां तक। अगर बच्चों अनंत लंबाई के लिए इस प्रकार से हम करेंगे, वैसे ही यहां पर भी अनंत लंबाई पता नहीं पीछे कहां तक होगा, कहां तक अनंत लंबाई को नहीं पता ना, तो बच्चों आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर जो बनने वाला कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। इनफाइनाइट में बच्चों अल्फा बराबर 0 डिग्री, इनफाइनाइट में बीटा बराबर बच्चों क्या होगा, 0 डिग्री। भाई इन दोनों में कभी कोण बनेगा ही नहीं, कभी कोण बनेगा ही नहीं, अल्फा और बीटा बराबर 0। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों कि अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के तार में अल्फा का मान भी 0 डिग्री तथा बीटा का मान भी 0 डिग्री। अतः जो मान आ जाएगा P बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में A, और बच्चों कॉस अल्फा की जगह 0 डिग्री प्लस कॉस बीटा की जगह 0 डिग्री, अल्फा कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 + 1, तो बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में A। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, या फिर यहां पर सीधे लिख दे रहा हूं 1 + 1, है ना, 1 + 1 2 होती है। 2 से बच्चों ये कटेगा तो 2 × 2 = 4 होगा, कुल मिलाकर के आगे आएगा B बराबर म्यू नॉट अपान में, ये हो जाएगा 2 पाई और I अपान में A, I अपान में A इतने टेस्ला। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं बताए। तो बच्चों वेबर होता है मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स तो पढ़े हो, लेकिन अभी आप चुंबकीय फ्लक्स नहीं पढ़े, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा नहीं लूंगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हो सकता है बच्चों कई संस्थानों में ऐसा बता दिया जाता हो, लेकिन मेरी आदत में ऐसा शामिल नहीं, क्योंकि मैं रटाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं चीजों को। जब तक वो चीज सिखाऊंगा नहीं तब तक वो चीज कैसे आप पे मैं थोप दूं, और वो थोपना बहुत गलत होगा कि वेबर बता तो रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि वेबर है क्या।
मात्रक है, ठीक है, रट लोगे, बात तो वही हुई। तो जैसे ही वो आएगी वैल्यू और मात्रकों का परिवर्तन बच्चों आपस में बहुत भौतिक राशियों के साथ संबंध दिखा करके हो सकता है। जरूरी नहीं मात्रक फिर टेस्ला ही केवल बोलो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही बोलो, चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक बना सकते हैं अन्य भौतिक राशियों के संबंध में जाकर के। तो इस वजह से जैसा भी जो भौतिक राशि का जब उल्लेख होगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, हो गया अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये होगा बच्चों। डेरिवेशन कितना आसान है पहले ये मुझे बता दो, क्या ये दोनों मतलब ये डेरिवेशन सबसे आसान लगा, क्या ये 6वां डेरिवेशन सबसे ज्यादा आसान लगा? हाँ बताइए। क्लियर, समझ गए? 1 + 1 बच्चों 2 होता है, इसलिए 2 होगा। हाँ? और ये cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 यहां तो 2 होगा, वही 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगी। क्लियर, मजा आ गया? अरे वाह, इससे कह दीजिए सर सस्ता तो सूत्र ही नहीं है। अब बच्चों आप लोगों को जितने भी 6 प्रकार के अनुप्रयोग बताए गए हैं उनका सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर बताया जाए तो कहीं छूटे ना, ठीक है। क्लियर, चले अब बच्चों एम्पियर के परिपथीय नियम पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया और सब लोगों ने लिख भी लिया होगा, मतलब अपने मन से इसे बना सकते हो, अपने मन से एकदम, कहीं कोई रोक टोक नहीं सर, हम बना लेंगे आराम से, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। और बहुत बच्चे ऐसा पहले हमको लगता है कल के लिए कल बना लिए होंगे, क्या कहते हो, कल बना लिए होंगे कि नहीं? नहीं सर हम नहीं बनाए थे। चले एम्पियर का परिपथीय नियम आपको समझाएं। चलिए नेक्स्ट बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम आ रहा है, पढ़ना है। अच्छा आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कूलाम सर का नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए सर जी हलवा नाम सुने हैं, यही है वो। हाँ बिल्कुल बच्चों, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कूलाम का नियम, जिसकी सहायता से हम एक बिंदु के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात, वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते थे। ये क्यों कूलाम का आवेश रखा है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो हम लोग ज्ञात कर लेते थे। E बराबर F/Q से, F/Q से F कूलाम के नियम से वैद्युत बल क्या होता था, 1/4πε0। भाई यहाँ Q0 रख लो, तो Q Q0 Q1 Q2/r² बटे में Q0 बोल लो, Q0 के कारण ना ये Q0 होता था, जिसके जो आभास करेगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो फील करेगा उसके यहाँ पर कट गया, तो E बराबर बच्चों कितना आ गया, 1/4πε0 Q/r²। तो ये देखो बच्चों एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो हम ज्ञात किए थे कूलाम के नियम की सहायता से। लेकिन बच्चों ये तो एकल बिंदु आवेश के कारण हो गया, लेकिन किसी चालक तार में ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, ढेर सारा आवेश फैला हुआ है। ये लो अब ये चालक तार में ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो क्या नहीं पता। फिर इसको कूलाम का नियम नहीं लगाए थे, फिर बच्चों बेलनाकार पृष्ठ बना करके हम किसका नियम लगाए थे, किसका नियम लगाए थे, किसका नियम, गॉस का नियम। और गॉस के नियम की सहायता से फिर, क्योंकि बच्चों अब यहां एक आवेश नहीं बल्कि ढेर सारा आवेश इतनी लंबाई पर होगा और उस पूरे आवेश के कारण यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताना होगा, तो यहां पर गॉस का नियम ये मदद करने आया, ये हेल्प करने आया था कि भैया अगर एक एक आवेश के कारण कहीं पर वैल्यू निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तो बहुत समय लगेगा, हम एक साथ बल्क में एक बंद पृष्ठ के कारण, अगर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए फ्लक्स निकाला गया था, फाई = Q/ε0 होता है। यहां जो बच्चों फाई दिख रहा है ये फाई बराबर होता है E a cos थीटा, और ये बच्चों वैल्यू रख देंगे तो E इसमें छिपा हुआ है, यहाँ पर E a cos थीटा रख दीजिए, Q/ε0 के बराबर कर दीजिए, तो E की वैल्यू निकल आती थी कहीं पर भी। इसके द्वारा क्या आया था, E बराबर 1/2πε0 λ/r, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये सारे डेरिवेशन याद होंगे पहले चैप्टर के। कुल मिलाकर के मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बच्चों वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कूलाम के नियम के बाद गॉस का नियम प्रयोग में लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कुछ जटिल समस्याओं में हम बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते, हम एम्पियर का परिपथीय नियम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। चलो तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का
परिपथीय नियम बहुत गजब नियम है, बड़ा फेमस है। मतलब ये समझ लो सबसे मोस्ट जो डेरिवेशन पढ़ रहे हो ना, ये डेरिवेशन पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे सोल वाला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब यहां के डेरिवेशन में जो मजा है ना, वो कहीं और के डेरिवेशन में नहीं है। यहां के डेरिवेशन में एक अलग ही मजा है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग हो, वो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हो, जैसा कि मैंने आपको सिखाए हैं, वैसे ही बच्चों यहां पर भी मतलब ये डेरिवेशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में इतने अच्छे डेरिवेशन नहीं थे जो कि यहां पर है। मजा आ रहा है, फील आ रहा है कि आपको दिशा निकालनी पड़ती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, फिर खंड काटो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। जितना ज्यादा वो कह सकते हैं डिफिकल्ट होता है, मजा उतना ही आता है। वो डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि चीजों को और ज्यादा रिसर्च करनी है बस। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, ठीक है बच्चों, एम्पियर्स सर्किटल, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बस इतना हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, चलो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर का नियम मैंने पहले बता दिया आपको कि जिस प्रकार कूलाम सर ने वैद्युत क्षेत्र निकालने का नियम बताया था और उसके बाद गॉस सर का नियम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट नियम जहां पर सक्सेस नहीं हो पा रहा था, वहां पर एम्पियर सर आ गए। बताते हैं क्यों आ गए एम्पियर सर, इनकी जरूरत क्यों पड़ गई भैया, एम्पियर सर क्या करने आ गए? हाँ, इनको क्या जरूरत थी आने के बीच में टपकने की? बताया ना। देखो यहां पर थोड़ा सा लिख दे कि जिस प्रकार, तो आपको याद रहेगा ना, नोट्स में याद रहेगा, पैनल पीडीएफ पहुंचेगा, नोट्स बनाओगे। जिस प्रकार स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, है ना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, थोड़ा बेसिक सिखा रहा हूं, ये थोड़ी सी बेसिक सी बात बता रहा हूं, ये कतई आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। कहां एग्जाम में? एग्जामिनर वाली, अरे बोर्ड वाली कॉपी में ही बात नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर हमसे कोई बुरा नहीं होगा। चलो हम बताते हैं, नहीं तुम लोग पता लिख दोगे, ये लिख दोगे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज लिख दोगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये ना लिखो, है ना, नहीं तो आप लोग ना बेइज्जती करा दोगे मेरी। एम्पियर का परिपथीय नियम मैं बाद में इधर समझाता हूं, यहां मतलब लिखूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर मैं ये बताऊंगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, ये बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं एम्पियर के परिपथीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। एम्पियर के परिपथीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा बच्चों कि जिस प्रकार स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कूलाम के नियम के बाद, इसके नियम के बाद, कूलाम के नियम के बाद गॉस का नियम प्रयोग में लाया जाता है। गॉस का नियम प्रयोग में लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट नियम के बाद एम्पियर का परिपथीय नियम प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता लेकिन क्यों पड़ी, अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। लाया जाता है, थोड़ी बात गौर करेंगे, मैं अभी आपको समझा देता हूं, एक एक चीज समझाऊंगा बाबू, बिना समझाए तो मुझे रहा ही नहीं जाएगा।
बिना समझाए तो मुझे रहा ही नहीं जाएगा। क्यों? खत्म। अरे सर इतनी मेहनत से लिखे थे, खत्म कर दिए? नहीं भाई, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम इन सबको खत्म कर देंगे। चलो हटो, इन सब छापू सुल्तानों को क्या क्या समझाना पड़ता है, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने क्या क्या समझाना पड़ता है। इतना क्या समझाने की जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरे दिल की आवाज कहती है। देखो बच्चों, एम्पियर के परिपथी नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है और हर किसी बच्चे के मन में उठना भी चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो उठे कि सर एम्पियर के परिपथी नियम क्यों, जब बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं तो एम्पियर का नियम क्यों? क्यों? उसके लिए मैंने बताया ना, जिस प्रकार कूलाम के नियम में बच्चों एक आवेश के कारण, ठीक है, एक आवेश Q, एकल आवेश, बोलो हाँ बच्चों, एकल आवेश के कारण हम किसी बिंदु r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में r स्क्वायर ज्ञात कर लेते थे। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर किसी जगह पर, है ना, किसी पृष्ठ पर ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, ठीक है, टोटल चार्ज Q नेट है, यहां क्या है, बहुत आवेश है, यहां क्या है, बहुत आवेश है, क्या है बच्चों, बहुत आवेश है। तो ऐसी स्थिति में हम कहीं पर भी इससे r दूरी पर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र, यहां r हम मान नहीं रहे, बस चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए यहां गॉस का नियम phi = Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब phi = क्या लिखेंगे, EA cos थीटा = Q नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों ये सूत्र हम प्रयोग करते थे? क्या बच्चों ये सूत्र हम प्रयोग करते थे? बोलो हाँ, ये सूत्र हम प्रयोग किए हैं कि नहीं? क्या हम वैद्युत क्षेत्र में इन गणनाओं को किए हैं? बहुत आवेश यहां थे। ठीक वैसे ही बच्चों यहां पर अगर प्यारे विद्यार्थियों गौर सुनना, कितना सिंप्लीफाई करके मैं सिखा रहा हूं आपको, इतना सिंप्लीफाई करके कोई बताएगा नहीं बल्कि और सीखेगा, ठीक है, और सीखेगा भी। समझो, अगर बच्चों एक करंट फ्लो हो रही है, अगर किसी तार में, है ना, ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है और एक धारा I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो इसमें सूक्ष्म खंड DL के कारण, सूक्ष्म खंड बच्चों क्या, DL के कारण r दूरी पर ये कोण थीटा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम dB = म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, ये ज्ञात किए। यहां पे क्या थी, एक धारा थी, एक धारा, कैसी है, एक धारा। लेकिन बच्चों अगर वहीं पर एक धारा ना होकर के कई धाराएं हो, एक धारा ना होकर के बच्चा पार्टी क्या हो, कई धाराएं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात है, कई धाराएं हो। एक जगह पर बच्चों मैं यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो अंदर की ओर धारा जा रही है उसे क्रॉस से लिख रहे हैं, किससे, क्रॉस से। जो बाहर की ओर धारा आ रही है उसे इस तरह से लिख रहे हैं। ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये बाहर की ओर आने वाली धारा, ये बाहर की ओर आने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये बाहर की ओर आने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये बाहर की ओर आने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये बाहर की ओर जाने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली धारा, ये बाहर की ओर जाने वाली धारा, ये अंदर की ओर जाने वाली, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। इस प्रकार से बच्चों इतनी ढेर सारी धाराएं हो गई, ढेर सारी धाराएं हो गई। मतलब एक साथ एक बंडल में सभी तार से धाराएं जा रही हैं। तो एकल धारा के कारण पता क्या करोगे, बार बार समाकलन का नियम लगाओगे, बार बार समाकलन का, सॉरी बायो-सेवर्ट का नियम लगाओगे। सुनो ध्यान से, बार बार क्या लगाओगे, अरे भाई एक पाइप में या एक तार से, ऐसे बंडल है तारों के, खूब सारे तार हैं, ठीक है वायर, इसमें सब में करंट फ्लो हो रही है और इस पूरे बंडल, तार के पूरे बंडल से r दूरी पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, बायो-सेवर्ट के नियम में जाओगे, आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। क्या करोगे, बार बार बायो-सेवर्ट का नियम लगाओगे। अरे 10 तार हो, 20 तार हो, फिर 50, फिर 100, अगर 1000 तार का पूरा बंडल है तो 1000 बार आपको बायो-सेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा, 1000 बार बायो-सेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा। तो भाई तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एम्पियर सर ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला और उन्होंने कहा कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर इतनी धाराएं हैं, या फिर मैं यहां पर एक धारा ये, एक धारा बाहर की ओर, एक धारा ये, ऐसे, ठीक है, एक धारा अंदर की ओर, एक धारा बाहर की ओर। ये मान लो I1 एम्पियर की धारा है, ये I2 एम्पियर की धारा है, ठीक है, ये भी धारा I3 है, ये धारा I4 है। 4 धाराएं हैं इस प्रकार से। या फिर ये भी मान लो बस ऐसे 3 धाराएं, ठीक है, I1 I2 I3, 3 धाराएं मानने, जरूरी नहीं कितनी मान। तो कहें इससे r दूरी पर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो उसके लिए एम्पियर सर कहते हैं इसको एक बंद लूप मान लो, बंद लूप मान लो।
और जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र बताना है वहीं से गुजरने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र, एक बंद लूप मान लो, और ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो इसमें एक अपनी चलने की दिशा फिक्स कर लो, dl मान लो, चलने की दिशा क्लॉकवाइज कर लो, और एक छोटू सा खंड इसका काट लो, छोटू सा खंड काट लो dl, ठीक है, छोटू सा खंड क्या काट लो बच्चों, dl, छोटे छोटे से पार्ट होंगे dl। लेकिन इस पूरे लूप में कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र देखोगे, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, चुंबकीय क्षेत्र समान आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे, इस पूरे बंडल से, तारों का जो 3 तारों का जो बंडल है उससे r दूरी पर या कितनी दूरी पर भी निकालने के लिए कहा प्रश्न ने, आपने यहां पर उतनी जिस जगह पे निकालने के लिए कहा उससे जाने वाला एक लूप बनाया। इस लूप को कहा जाएगा एम्पियर लूप। इसको क्या कहा जाएगा, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्पियर लूप कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एम्पियर लूप कहा जाएगा। तो एम्पियर सर का जो परिपथीय नियम है वो कहता यह है कि निर्वात में स्थित किसी बंद लूप, निर्वात में स्थित किसी बंद लूप, बंद चारों ओर से बंद, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का, बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र मतलब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ ना कुछ तो है ही, तभी तो इन तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। किसी निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन मतलब बच्चों टोटल लंबाई कितनी भी हो, 2 पाई r वृत्त की परिधि होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उसका एक छोटी सी लंबाई dl यहां भी ले सकते हो भाई, ये लो dl लंबाई यहां ले रहा हूं। तुम यार एकदम इतनी जल्दी परेशान होते, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आता, अरे dl लंबाई कहीं भी ले सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन मतलब ये बच्चों समाकलन, ये बच्चों एक बंद लूप है, इसलिए आपकी किताब में भी यहां गोल गोल बंद आकृति बना होगा समाकलन में, ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है कि ये लूप कैसा है, बंद है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ से घिरी कुल धारा, उस पृष्ठ से घिरी कुल धारा, कुल धारा कितनी है, i1 है, i2 है, i3, और ये i1 i2 i3 आप जोड़ोगे, जो भी जोड़ो, i नेट, उसे हम क्या बोलेंगे, i नेट बोलेंगे i नेट। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ या बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ से घिरी या प्रवाहित कुल धारा का, कुल धारा आई नेट का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। प्यारे बच्चा पार्टी, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। एक चीज याद कर लेना, यहां पर प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आप लोग ना बहुत बहुत शैतान हो गए हो ना, कुछ समझते पूछते हो नहीं, कुछ समझना बूझना नहीं है, केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट दागे जाना है बस, और आप लोगों का कोई काम ही नहीं रह गया है, काम रह ही नहीं गया है ना। i1 i2 i3, ठीक है, i1 i2 i3 ये जो है, अब कुछ समस्या ये आएगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे i नेट जो है सबको जोड़ देना है, i1 का मान i2 मान i3 का मान, ना 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 ना, अरे भैया कुछ धाराएं इधर जा रही हैं, कुछ धाराएं इधर आ रही हैं, तो फिर तो बात अलग होगी ना बच्चों। हम इसमें क्या करेंगे, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक पहले अपने चलने की दिशा निर्धारित करेंगे, मतलब लूप में किस तरफ चलने, क्लॉकवाइज मान लो, तो उंगलियों को क्लॉकवाइज लूप की दिशा में चलाओ। जिस क्षेत्र में आप चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर रहे हो, जो डीएल ले रहे हो, डीएल का जो सदिश लोगे किसी ना किसी दिशा में लोगे, तो मान लो हम क्लॉकवाइज इस दिशा में ले रहे हैं, देखो तीर इस तरफ बनाए, तीर ऊपर की ओर बनाए तो ऊपर की ओर ऐसे उंगलियां घुमा रहे हैं, नीचे ऐसे तो नीचे, तो बच्चों ये जो घुमा रहे हैं, अब अंगूठा जिस ओर जा रहा है, अंगूठा जिस ओर पंच कर रहा है, वो धाराएं धनात्मक लेंगे, वो धाराएं धनात्मक लेंगे, बाकी विपरीत दिशा में धारा आने वाली को ऋणात्मक लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, यहां i1 धारा को धनात्मक, धनात्मक जो भीतर की ओर है, जो भीतर की ओर है, भीतर की ओर है, तथा i2 व i3 को, i2 व i3 धारा को ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक, सॉरी i1 इसमें तो i3 केवल, सॉरी i2 ही ना केवल बाहर की ओर है, गजब हो गया, गजब ही हो जा रहा था, हमसे मिस्टेक ही हो जाता बच्चों। यहां पर जो है, यहां पर i1 और i3 है ना, i1 व i3 धारा को धनात्मक जो कि भीतर की ओर है, और तथा i2 धारा को ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा क्योंकि यह बाहर की ओर है, क्योंकि यह बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की ओर है। अर्थात अगर बच्चों हम आई नेट का मान निकालेंगे, आई नेट का मान बच्चों हम लोग निकालेंगे, तो वो होगा i1
प्लस I3 और माइनस का I2 होगा। I1 प्लस I3 और माइनस का I2 होगा। कुछ इस प्रकार से गणना करेंगे। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, बस मैं ये सिखा रहा हूं। अरे बाप रे, आज तो टाइम ही हो गया, अभी एम्पियर के परिपथी नियम हम प्रूफ तो किए ही नहीं। समझ गए? इस चीज को समझाने में ही इतना टाइम चला गया। समझ गए? ये सब कुछ नहीं छापना है, पहले ये प्रभु आ जाओ अवतार लेने। ये पूरा का पूरा चीज मैंने समझाया है कि एम्पियर के परिपथी नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये चीज समझ लो कि ये चीज हम जो बताए हैं ये सिर्फ इसलिए बताए हैं कि एम्पियर के परिपथी नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे एकल आवेश के कारण कूलाम का नियम लगा देते थे, और फिर जब बहुत सारे आवेश थे तो नहीं हल हो पा रही थी वो समस्या, बार बार काउंट करके निकालना पड़ता, तो गॉस सर आए और उन्होंने उस सहायता से हमारी मदद की कि भैया आप वैद्युत क्षेत्र का मान एक झटके में एक ही बार में निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही अगर एक धारा प्रवाहित हो रही हो चालक में, तो एक धारा के लिए हम बायो-सेवर्ट का नियम लगा सकते थे, लेकिन यहां पर कितनी हैं? बहुत धाराएं हैं। यहां पर कितनी हैं? बहुत धाराएं हैं। और बहुत धाराओं के लिए क्या किया जाए? क्या एक एक करके बायो-सेवर्ट का नियम लगा लगा करके हल करेंगे? अगर 1000 तार होंगे, अगर 10,000 तार होंगे तो 10,000 बार बायो-सेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा। इसके लिए एम्पियर सर आए, उन्होंने अपना परिपथी नियम दिया और उन्होंने कहा कि भैया अब इस नियम की सहायता से आप एक ही बार में, एक ही झटके से ये फार्मूला लगा करके आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, जो मैंने अभी बोला उसी को लिखना है। अब बच्चों ये प्रश्न अगर आएगा, प्रश्न आएगा कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तब आप ये लिखोगे जो अब मैं लिखने जा रहा हूं 2 नंबर में। नियम क्या है अगर आएगा तो 2 अंक में अगर इतना ही केवल आए तो आप क्या लिखोगे वो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्त। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान। निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से घिरी या उस लूप से घिरी या उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब प्यारे बच्चों, जो B.dl है इसका रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ का चिन्ह बराबर में म्यू नॉट इंटू आई नेट। ये प्यारे बच्चों हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि मैंने अभी ये बता दिया कि लूप किस प्रकार होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप यहां पर भी भाई लूप थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, समझाना चाहो तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां पर बता दोगे तो 2 अंक वाले नंबर में भी ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि ये बच्चा जो है बहुत बढ़िया है। आई नेट कुल धारा प्रवाहित होती है इसके भीतर जितनी भी है। ठीक है, एक छोटा सा खंड आपने डीएल ले लिया और इसके वेक्टर को यहां पर दिखा दिया। ठीक है, ये डीएल वेक्टर हो गया है ना, और यहीं पर कहीं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पर बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसमें आई नेट है, धारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, सदिश राशि है, तो यहाँ पर वेक्टर आप लगा सकते हो। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आई नेट का मतलब समझ रहे हो, कुछ धारा बाहर की ओर जा रही है, कोई धारा अंदर की ओर आ रही है, कुछ धारा, सही है कि नहीं। आई नेट टोटल भी I1 I2 I3 सब जोड़ करके कुछ धाराएं अंदर की ओर, कुछ धाराएं बाहर की ओर, ये इस प्रकार से आप लूप बना करके थोड़ा सा स्पष्ट करा सकते हो। अब इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, इसकी उपपत्ति भी कर सकते हो अगर चाहो तो। अरे सर अभी ना करिए सर, उपपत्ति मतलब बच्चों प्रूफ करते हैं, उपपत्ति। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये सही भी है, म्यू आई नेट क्या आएगा।
क्या म्यू आई नेट आएगा? आइए इस चीज को प्रूफ ही कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। अरे सर जल्दी न, सर आज रहने दीजिए। अरे बच्चा पार्टी एकदम नहीं, ऐसे कैसे? हम टारगेट बोर्ड आर्मी जब हमारे साथ हो तो हम कोई चीज को फिर छोड़ते नहीं है। बच्चों ये अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, भले एक ही धारा है कोई बात नहीं। इससे बच्चा पार्टी कुछ दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P है, मान लो R दूरी पर, इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। लेकिन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप उस तरीके से नहीं बताओगे, बल्कि बच्चों एक लूप की सहायता से बताओगे। तो यहां से गुजरने वाला एक आप लूप मानोगे, यहां से जाने वाला एक आप लूप की गणना करोगे ना, इससे जाने वाले एक लूप की गणना करोगे, बंद लूप की। R त्रिज्या का लूप है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा और यहां लूप के लिए बच्चों जो है ये ले लेता हूं, ये फिगर अब सही है, अब सही है। ठीक है, ये आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये लूप है। इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां के लिए बच्चों हम एक छोटी सी लंबाई का क्या खंड काट लें? डीएल खंड काट लें। ये बिंदु P यहां भी हटा सकते हो, डीएल काट लें, ये बिंदु P है। ठीक है, डीएल, इसकी डायरेक्शन आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, कोई भी। हम मान ले रहे हैं ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। इसी बिंदु P पर ही तो आपको, यहाँ बिंदु P है, यहीं पर तो आपको B का मान बताना है कि B का मान क्या होगा। ये एम्पियर का परिपथीय नियम अभी प्रूफ होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है एलएचएस में कि वेक्टर B डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई नेट होता है। हम कह रहे हैं कि ठीक है चलो बात मान लिए, इसमें एक ही धारा अभी आई प्रवाहित हो रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी 2 4 10 धाराएं प्रवाहित हो तो हम आई नेट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों हम अगर जिस दिशा में वेक्टर डीएल है उस दिशा में उंगलियों को घुमाएं तो धारा ऊपर की ओर है, मतलब हम धनात्मक ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको धनात्मक लेना चाहो ले लो, कोई बात नहीं, एक ही धारा, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यहां पर चाहो तो माना फलाना टमा का लिख सकते हो कि माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के निकट आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, सूत्र कौन बताएगा? अभी जस्ट मैंने हल कराया है। तार के निकट आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अभी मैंने हल कराया, ये रहा म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में ए, म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में ए। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में ए। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों 1 मान लेना। हमको तो एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए, नियम के लिए आर त्रिज्या के क्या करते हैं? ये बंद लूप की कल्पना करते हैं। आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं। और जब वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं तो बायो-सेवर्ट नियम का एलएचएस क्या कहता है? बायो-सेवर्ट नियम सर का एलएचएस कहता है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था वैल्यू? समाकलन वेक्टर B डॉट डीएल जो होगा वो कितना होगा? अच्छा, यहां पर B की वैल्यू रख दीजिए। B की वैल्यू ये होगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ये होता है इतना, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में दूरी कितनी है? अब R है तो R लिखेंगे, ए नहीं लिख देना। अब R इंटू का बच्चों क्या केवल ये डीएल है तो डीएल लिख दिए, डीएल। अब सब कुछ ये आई आर डी एल, एल कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ कांस्टेंट है, सब बाहर कर लो। म्यू नॉट अपान में 4 पाई, सब कांस्टेंट, आई अपान में आर, समाकलन, सॉरी 4 पाई कहाँ है, 2 पाई है। अरे भैया तुम्हारी बुद्धि कहाँ इन छापो सुल्तानों को पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया है सर आपको? हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते क्या बताएं बच्चा पार्टी, है ना? डीएल। अच्छा बच्चों, डीएल समाकलन कुल लंबाई आएगी। आप ही बताओ, मैंने आप सभी को सिखाया था कि अगर बच्चों कहीं पर समाकलन, अब ये डीएल लिखा हुआ है मतलब एल आएगा, और एल मतलब क्या है? ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है बच्चों, कुल लंबाई।
छोटा सा समाकलन किसका, इस डीएल लंबाई जो है ये वृत्त की परिधि का छोटा सा खंड है, तो पूरी लंबाई कितनी, वृत्त की परिधि होगी डीएल बराबर एल बराबर कितना, जो कि माना जाएगा 2 पाई आर। तो यहां पर वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई आर, तो ये होगा बच्चों म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आर इनटू इस टोटल की वैल्यू होगी 2 पाई आर। अब देखो ये बच्चों 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू हम लोग ये निकाल रहे थे समाकलन बी डॉट डी एल की, ये वाली जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे समाकलन बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट आई केवल बच गया, अर्थात बच्चों समाकलन यहां पर आ गया समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। यही बच्चों हो गया इसका एम्पियर चाचा का परिपथीय नियम, एम्पियर चाचा का परिपथीय नियम। एक बार मैं फिर कल रिवाइज कराऊंगा, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी, बहुत सारे बच्चे ये है ना जैसे दिमाग ही नहीं लगाते, मैं चाहता हूं कि आखिर कैसे हुआ, सर ने यहां पर कैसे बताया था, इस बात को आप लोग दोबारा अपनी कॉपी में करते समय जरूर देखो। क्लास खत्म हुई, सो गए, पढ़ के काम खत्म, जाने दो। तो ये सब तरीका आपको कहीं दूर तक नहीं ले जाने वाला, यहीं कहीं भ्रमित करके छोड़ देगा। तो प्लीज इन बातों को समझो, कुछ चीजें आपको जब छोड़ी जाए तो उनको आपको करना है खुद से। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल दी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।